हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं अपने पॉलिटी को, क्योंकि बहुत ही जल्द पॉलिटी आपके सामने आने वाला है और पॉलिटी में जो बची हुई टॉपिक है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका पॉलिटी जो है वो कहीं आप लोग भूल तो नहीं गए हैं, इसलिए एक छोटा सा रिविजन सीरीज में आपके सामने लेकर आया हूँ। तो आज मैं जितने क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, याद रखना आपको 100% क्वेश्चन के जवाब देने हैं अगर आपको वो टॉपिक पढ़ाई गई है तो आओ फटाफट देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला दे रहा है कि भारतीय संसद में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है और ऑप्शन में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या फिर सुप्रीम कोर्ट ऐसे करके ऑप्शन दिया होता है। तो याद रखिए, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है वो प्रधानमंत्री के पास है। प्रधानमंत्री यानी जो मंत्रिपरिषद है उसके कंट्रोल में रहता है, ठीक है। और मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है, नेता कौन होता है, तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होने के साथ साथ, हेड होने के साथ साथ लोकसभा का नेता भी होता है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिए, प्रधानमंत्री के लिए कोई अलग से अनुच्छेद नहीं बताया गया हमारे संविधान में, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। आगे पढ़िए, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो याद रखिए आगे का बोल रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव यदि कभी पेश होता है तो उस स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वही वोटिंग कर सकते हैं, और अगर ये राज्यसभा के सदस्य हैं, उच्च सदन में हैं, तो फिर अब ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। लेखानुदान मैंने आपको पढ़ाया था, आपको यहाँ पूछ रहा है कि लेखानुदान जो है ये संघ सरकार को क्या अनुमति देता है। तो मैंने बताया था ना आपको कि निश्चित अवधि के लिए भारत की जो संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उससे धन निकालने की व्यवस्था देता है लेखानुदान। क्योंकि जितने भी सरकारी काम हो रहे हैं जो भी समाज कल्याण के लिए, उनके लिए धन की जरूरत पड़ेगी। तो भारत की संचित निधि से जो धन निकाला जाएगा वो लेखानुदान विधेयक को पास करने के बाद ही निकाला जाएगा। आगे है, किस प्रस्ताव का संबंध संघीय बजट से होता है। संघीय बजट देखो अपने आप में सब स्टैंडर्ड प्रश्न है, ठीक है। कह रहा है किस प्रस्ताव का संबंध संघीय बजट से होता है, तो याद रखो कटौती प्रस्ताव जो आता है उसका संबंध संघीय बजट से होता है, पढ़ाया गया सब आपको। आगे है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है, केवल 6 महीने के लिए रहेगा, उसके बाद उसको संसद के सदस्य बनने की योग्यता प्राप्त करनी पड़ी। योग्यता मतलब उसको कहीं ना कहीं से निर्वाचित होकर संसद में आना पड़ेगा, नहीं तो वह केंद्रीय मंत्री के पद से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा इस कार्यभार से। तो चाहे राज्यसभा का चाहे लोकसभा का, लेकिन सदस्य तो बनना ही होगा। आगे है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई हैं, तो अवशिष्ट शक्तियां दोस्तों ये संघीय सरकार के पास है, ठीक है। जो संघीय सरकार होगी उसके पास, संघीय सरकार मतलब जो केंद्र सरकार होगी उसके पास, या संसद को भी बोल सकते हैं। आगे है, भारत सरकार का कोई मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, मंत्री पद से मुक्त हो जाएगा। कब? 6 महीने के बाद जो है मंत्री पद से मुक्त हो जाएगा, और ऐसा बताया गया अनुच्छेद 75 में, ठीक है। आगे है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, तो धन विधेयक के बारे में बताया गया अनुच्छेद 110 में। साथ ही साथ एक बात और याद रखिए कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्णय कौन ले सकता है, तो लोकसभा अध्यक्ष ले सकता है, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। और कभी अगर राज्यसभा लोकसभा में क्या हो गया है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और दोनों किसी बात पर राजी नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त सदन बुलाया जाएगा, लोकसभा राज्यसभा को एक साथ बुलाएगा। अनुच्छेद 108 में उसके बारे में बताया गया था, ठीक है। लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। आगे है, कौन सा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद द्वारा रखा जाता है, तो मंत्रिपरिषद रखता है विश्वास प्रस्ताव, और जो अपोजिट पार्टी में होते हैं वो रखते हैं अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। आगे है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था ये किस देश की देन है, तो हमारे भारत देश की देन थी शून्यकाल, ठीक है, ये भारत देश ने लेकर आया। आगे कैबिनेट में शामिल होते हैं, तो याद रखें हमेशा कैबिनेट में सिर्फ और सिर्फ केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार या राज्य मंत्री, इन लोगों को शामिल नहीं किया जाता है। भारत का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति की विवेचना करता है, वही अनुच्छेद 75, वही 6 महीने वाला कॉन्सेप्ट है जो वही था। आगे है, किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि केंद्र व राज्यों में मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा या राज्य विधानसभा, देखिए ध्यान समझिएगा, लोकसभा राज्यसभा नहीं बोल रहा है, कह रहा है लोकसभा, ठीक है, और राज्य की जो विधानसभा है कि कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। ये बात किसमें कहा गया, तो 91वें संविधान संशोधन से कहा गया।
बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे एक नियम होता है ना कि बहुत सारे मुख्यमंत्री जो बनते हैं या जिनका रूलिंग पार्टी होता है वो क्या करते हैं कि बहुत सारे लोगों को मंत्री बना देते हैं। तो सभी लोगों को मंत्री ना बनाया जाए, उस पर एक रोक लगाया जाए। इसके लिए नियम बना कि जो भी राज्य विधान मंडल है या राज्य विधानसभा जो है और लोकसभा जो है, उनकी कुल संख्या के 15% से अधिक मंत्री लोग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद का उससे बड़ा आकार नहीं हो सकता। और ये संविधान संशोधन 91वां है और कब आया था तो सन 2003 में आया था। आगे है धन विधेयक, खाली लिख के छोड़ दिया है। कह रहा है राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा में पेश किया जाता, अनुच्छेद 110 इसके बारे में विवेचना करता है। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है कौन डिसाइड करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ वो बात भी बोल रहा है, कह रहा है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का होता है। और भी इसके बारे में पढ़िए, लोकसभा में पारित धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा अगर 14 दिनों के अंदर पारित नहीं किया जाता है या विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है। ठीक है, याद रखिए, पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है। आगे है अध्यक्षात्मक सरकार के काम करने का सिद्धांत किस पे आधारित है? तो अध्यक्षात्मक सरकार किस सिद्धांत पर काम करती है? शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत पर काम करती है। तो ये फिलहाल अमेरिका वगैरह यहाँ पे फॉलो होता है। आगे है वो लोग फॉलो करते हैं। भारतीय गणतंत्र में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार किसके पास होता है? तो ये सब का मेन जो पावर होता है वो मंत्रिपरिषद के हाथों में ही होता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद के हाथों से वह प्रधानमंत्री मेन हेड होता है। आगे है मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है संसद के प्रति। किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी। देखिए एक चीज़ और पूछता है, मंत्रिपरिषद जो है ये संसद के प्रति उत्तरदायी भी है, साथ ही साथ जनता के प्रति भी उत्तरदायी है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे समझिएगा। कई ऐसे पूछता है कि प्रधानमंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी, इस तरह से प्रश्न पूछता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है लोकसभा का नेता। चलिए आगे देखिए, कह रहा है संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? जो मंत्रिपरिषद है, संघीय मंत्रिपरिषद, उसके जो मंत्री हैं ये राष्ट्रपति के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, इनका उत्तरदायी तो ज़्यादा होता है प्रधानमंत्री के प्रति, संसद के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, सभी के प्रति। ठीक है, आगे है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार उपयोग हुआ है और वो भी कहाँ पर हुआ है? तो अनुच्छेद 352 में हुआ। स्पेशली अनुच्छेद 352 जो है इसमें आपातकाल के बारे में बताया गया, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं कौन? तो ज़्यादातर यही देखा जाता है कि लोकसभा के सदस्य होते हैं, बट ऐसा नियम नहीं है। ठीक है, वो राज्यसभा के सदस्य भी हो सकते हैं। आगे है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? कार्यपालिका, अच्छा देखिए तीन चीज़ें होती है, एक व्यवस्थापिका होती है, एक कार्यपालिका होती है, एक न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका मतलब अरे जितने कोर्ट हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब न्यायपालिका में आते हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, ये दो अलग अलग होते हैं। व्यवस्थापिका व्यवस्था बनाती है और कार्यपालिका उसको पालन करवाती है। कह रहा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो कार्यपालिका है ये किसके अधीन काम करती है? तो ये विधान पालिका के अंडर में काम करती है, उसके अधीन रहती है। कह रहा वित्त विधेयक के लिए पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। तो कोई भी वित्त विधेयक पेश करो, कोई विधेयक पेश करोगे राष्ट्रपति के पास तो जाएगा ना, उसकी स्वीकृति लेना जरूरी है। ओके, आगे है कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग है पर उसके महाभियोग का भाग नहीं है? मैंने एक चीज़ और बताया था दोस्तों कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है और किसी भी व्यक्ति पर महाभियोग नहीं लगता है। बाकी सभी को साबित कदाचार के आधार पर हटाया जाता है उसके पद से। महाभियोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति पर लगता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन है जो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेता है लेकिन उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है? तो राज्यों की जो विधानसभाएं हैं ये जब निर्वाचन होता है तब तो भाग लेती हैं विधानसभा। ठीक है, विधान परिषद नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे राज्यों में तो विधान परिषद है ही नहीं। ठीक है, केवल 7 ही जगह पे ही, तो विधान परिषद को नहीं शामिल किया गया, केवल विधानसभा, जो राज्य की विधानसभा है वो निर्वाचन में भाग तो लेती हैं लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेती हैं। आगे है लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकता है क्या? कोई भी लोकसभा अध्यक्ष है तो क्या उसको उसके पद से हटाया जा सकता है? तो याद रखो लोकसभा द्वारा इस आशय का पारित प्रस्ताव अगर किया जाए कि उसको हटाना है तो भाई हटा सकता है, क्योंकि वही उसको लोकसभा अध्यक्ष बनाया है। अरे लोकसभा अध्यक्ष माने क्या? लोकसभा के सभी लोग क्या करते हैं? अपना एक प्रेसिडेंट चुनते हैं, ठीक है, जो उनकी अगुवाई करता है।
तो सिंपल सी बात है, उसको हटाया भी जा सकता है, अगर उसको लाया गया तो उसको हटा भी तो सकते हैं। संसद के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है और ये आ जाता है एग्जाम में, तो बहुत सारे लोग गलती करते हैं। आप लेकिन गलती मत करिएगा, याद रखिए संसद का जो लोक लेखा समिति होता है उसका जो हेड होता है, अध्यक्ष होता है, उसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। सार्वजनिक लेखा समिति, ठीक है, विवरण प्रस्तुत करती है कहाँ पर? तो ये सब संसद में ही, पार्लियामेंट जो होता है वहाँ पर ही अपना विवरण प्रस्तुत करती हैं, ठीक है। पूरे देश में जो भी काम धाम हो रहे हैं उनका लेखा जोखा रखा जाता है यहाँ पर। कह रहा भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, राष्ट्रपति के बारे में नहीं, सीधे पूछ रहा, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा उनका निर्वाचन होता है, लेकिन किसकी अगुवाई करते हैं? तो राज्यसभा की अगुवाई करते हैं, ठीक है। आगे है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है किसको? जो लोकसभा उपाध्यक्ष होता है उसको सौंपता है, ठीक है। आगे है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है क्या? बिल्कुल, अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल अनुशंसा करे, ठीक है, या प्रस्ताव पारित करे कि लोकसभा को भंग किया जाए तो बेशक कर सकता है, ठीक है। यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल में बैठे लोग पूरे के पूरे लोकसभा को भंग करा सकते हैं और लोकसभा यदि भंग हो गया तो प्रधानमंत्री को अपनी गद्दी क्या हो जाएगी? छोड़नी पड़ेगी। आगे है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो याद रख लो इनडायरेक्टली होता है, कभी आप डायरेक्टली वोट तो देने जाते नहीं राष्ट्रपति को, और एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। दोनों बातें याद रखना, अप्रत्यक्ष पद्धति से, एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है, ठीक है। आगे भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि लोकसभा और राज्यसभा के जो भी सांसद होंगे वो करेंगे, लेकिन विधि इनकी भी होगी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार और एकल संक्रमणीय मत द्वारा ही होगा। अनुच्छेद 66 में इसके बारे में बताया गया, 66 में। आगे है भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का पद खाली होने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति पद का निर्वहन कौन करेगा? तो जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है वो क्या कर लेता है? राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हो जाए, क्योंकि अगर राष्ट्रपति नहीं है, पद खाली है, तो ऐसे में तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति। बट अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो काम करेगा। आगे है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है, तो आरोप है भाई, आरोप कोई भी लगा सकता है, संसद का कोई भी सदन, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, जिसको भी दिक्कत हो वो आरोप लगा ले। आगे है सरकरिया आयोग किससे संबंधित है? बहुत एग्जाम में पूछता है, तो केंद्र राज्य संबंधों की व्याख्या करता है, केंद्र और राज्य संबंध की व्याख्या करता है सरकरिया आयोग। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को, ठीक है, और उपराष्ट्रपति किसको समझता है? राष्ट्रपति को। दोनों एक दूसरे को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। आगे भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो संसदात्मक और प्रजातंत्र व्यवस्था है, लोकतंत्र। प्रजातंत्र मतलब लोकतंत्र। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करे। अच्छा, ऐसा तो हमारे किसमें बताया गया है? बताइए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बताया गया है और हमारे जो मूल कर्तव्य वहाँ भी कहा गया है, हाँ, दोनों में। आगे यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो 51 क में मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। उस मौलिक कर्तव्य में लिखा है कि हम क्या करेंगे? पर्यावरण का संरक्षण करेंगे और उसके सुधार के लिए काम करेंगे, ठीक है, उसकी क्षति नहीं पहुंचाएंगे। आगे है आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो अगर मान लो कोई अचानक से कहीं दुर्घटना हो गया, ठीक है, जैसे अभी केरल में ही आपदा आ गई, या मान लो कहीं भी आ गई, पूरे देश में कोई आपदा आ गई, और ऐसे में भारत सरकार क्या करता है? फंडिंग करता है राज्यों को। तो ऐसे में जो फंडिंग होगी वो आकस्मिक निधि से किया जाता है, लेकिन आकस्मिक निधि से प्रधानमंत्री की हिम्मत की बात नहीं है कि वो अपना पैसा निकाल लें, जब तक राष्ट्रपति स्वीकृति नहीं देगा। अच्छा, राष्ट्रपति व्यय भी करने के लिए स्वीकृति देगा तो किससे पूछकर? संसदीय स्वीकृति होने के बाद, संसद से पूछने के बाद ही इस आकस्मिकता निधि से पैसे निकाले जा सकते हैं। तो इसके लिए जो अनुच्छेद है वो है 267, अनुच्छेद 267 में इसके बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की क्या आवश्यक योग्यताएं हैं? तो याद रखो, राष्ट्रपति के लिए यार भारत का नागरिक हो, सिंपल सी बात है, पागल दिवालिया ना हो, ये भी बात है, 35 वर्ष की आयु हो, राज्यपाल हो गया, राष्ट्रपति हो गया, इन सब के लिए 35 वर्ष है, जबकि लोकसभा के लिए 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है, तथा सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, और ऐसा बताया गया अनुच्छेद 58 में, क्योंकि राष्ट्रपति पद की जो योग्यता का निर्धारण किया गया है वो अनुच्छेद 58 में बताया गया है। चलो फटाफट आगे देखो। आगे करा भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। कौन कौन इसके चुनाव में भाग लेता है? तो लोकसभा राज्यसभा तो लेवे करेगा, ठीक है, और
अच्छा ये दोनों तो इसके उसमें भी भाग लेते हैं, किसमें, उसको हटाने के लिए जब महाभियोग लगता है। इसके अलावा राज्य की विधानसभा भी भाग लेती है, लेकिन राज्य की विधानसभा महाभियोग में भाग नहीं लेती है। अच्छा तो विधानसभा जो है वो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी है, पुदुचेरी और दिल्ली जो है ये वैसे तो केंद्र शासित प्रदेश है, बस इनके पास भी क्या है, अपनी विधानसभा है, तो ये भी भाग लेंगे। ठीक है, तो याद रखो जहाँ जहाँ विधानसभा है वो सब लोग भाग लेंगे प्लस संसद भाग लेगा, और ऐसा बताया गया अनुच्छेद 55 में। आगे भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है क्या? हाँ, महाभियोग लगा दो, अनुच्छेद 61 का आता है, महाभियोग लगा दो, संसद के किसी भी सदन द्वारा आरोप लगा दिया जाए और आरोप पूरा हो जाए, ठीक है, सिद्ध भी हो जाए, तो उनको महाभियोग लग जाएगा उनके ऊपर। आगे भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता। अरे वो नियुक्ति थोड़े करेगा, ठीक है, वो तो चुन करके आता है। आगे सर्वसम्मति से, हाँ लेकिन याद रखिए राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, याद रखिएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो मतलब ऐसे कह सकते हो एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी इनका नाम था, ये निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, पहली बार जब खड़े थे तो हार गए थे, दूसरी टाइम जब खड़े थे तो इनके अपोजिट में कोई नहीं था, अकेले थे, तो राष्ट्रपति चुन लिया गया इनको। और बात थी 1972 की, जुलाई 1972। आगे राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है महान न्यायवादी की नियुक्ति करता है। महान न्यायाधीश किसमें बताया गया? अनुच्छेद 78 में बताया गया है। नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक की नियुक्ति करता है, इसके बारे में बताया गया 148 में। राज्य के राज्यपाल होते हैं 165 में। ठीक है, तो इन सभी की नियुक्ति करता है। ओके, आगे देखिए, आगे बोल रहा है 51-55। ठीक है, आगे भारत सरकार का संविधानिक अध्यक्ष है, कौन है? संविधानिक अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति माना जाता है। ओके, आगे कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं है, बता चुका आपको मैं। लोकसभा सचिवालय नियंत्रित होता है, तो लोकसभा का जो सचिवालय होता है इसको कौन नियंत्रित करता है? तो जो लोकसभा अध्यक्ष है जो, ठीक है, वो नियंत्रित करेगा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो 1952 में चुनाव हुआ था लोकसभा का, जैसा कि आपको पता होगा, और 52 से लेकर 56 तक चला था। तो जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर जी प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, और इस समय सुमित्रा महाजन जी हैं। ठीक है, आगे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो ये पहले थे, और 1954 में इन्हीं के खिलाफ जो है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव ला दिया गया कि इनको गद्दी से हटाया जाए, मतलब लोकसभा अध्यक्ष के पद से इनको हटाया जाए। आगे है कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है? तो पीछे आपको बता चुका हूँ, 118 गलत दिया है, 108 में बताया गया है। ठीक है, 118 नहीं होगा, 108 के अनुसार जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। आगे भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? तो तमाम संसदीय समितियों के माध्यम से क्या करती है? पूरा संसद का जो कानून है वो बनाती है, और संसद का जो शासन प्रशासन है उसको चलाती है, अब पूरे भारत का। आगे है अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना क्या कहलाती है? बैठ जाना, एल्डिंग द फ्लोर। ठीक है, क्या बोलते हैं? बैठ जाना। आगे बहुत इस्तेमाल होता है, अगर आप राज्यसभा टीवी वगैरह देखें, जब बहस वगैरह चलती है तो आप ये सेंटेंस सुन सकते हैं। राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं, तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं ये राज्य की विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, आगे है राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? तो राज्य की जनसंख्या के अनुपात में ही राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है राज्यसभा। राज्यसभा में 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष पे बदल जाते हैं या अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक है, और नॉर्मली जो मेन सदस्य चुनकर आता है वो 6 वर्ष के लिए बना रहता है, 5 नहीं 6 वर्ष। आगे है राज्यसभा में एकांतिक शांति के अंतर्गत कौन आता है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, और अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया था अनुच्छेद 312 में, और 315 दोस्तों आप पढ़ेंगे लोक सेवा आयोग के बारे में। ठीक है, तो दोनों याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे किन राज्यों को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, ये आपको बताना है। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये दोनों ऐसे हैं जहाँ पर राज्यसभा में क्या है? इक्वल है, 18-18 सीट दोनों आती हैं। हमारे यहाँ तो 31 जाती है ना। आगे है लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रख सकता है? वही 14 दिन, उनका मैक्सिमम टाइम है 14 दिन, उसके बाद उनको पास करना ही करना पड़ेगा। आगे लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन यानी राज्यसभा अगर अस्वीकार कर देता है तो क्या होगा? तो विधेयक अंतिम रूप से क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। सामान्य विधेयक है तो, और धन विधेयक है तब तो कर ही नहीं सकता है। तो सामान्य विधेयक अगर लोकसभा पास कर दिया, राज्यसभा नहीं पास किया, तो क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो विधेयक अपने आप कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं धन विधेयक होता तो नहीं होता।
कैंसिल। आगे है किस प्रस्ताव का संबंध संघीय बजट से है, तो कटौती प्रस्ताव का, ये पीछे भी हम लोग पढ़ चुके थे, कटौती प्रस्ताव का संबंध किससे है, संघीय बजट से है। ओके चलो आगे देखो, आगे बोल रहा है राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं। तो देखो लोकसभा में समान सीटें वहाँ तमिलनाडु आंध्रा का दे रहा था, तो वो राज्यसभा का दे रहा था, ठीक है 18, और यहाँ पे लोकसभा में पूछ रहा है तो आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल इन दोनों की सीटों की संख्या 42 है, ठीक है। आगे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर किसी राजनीतिक दल या गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम कितनी सदस्य संख्या होनी चाहिए, तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 अगर उनके हिस्से में, तब आप ऐसा कर सकते हो, विपक्ष की संख्या दोगे, नहीं तो नहीं। और इस बार तो ऐसा हुआ था कि 1/10 सीट भी नहीं जीत पाई थी कांग्रेस, ठीक है। तो फिर भी मोदी ने जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया, उनको बैठने का अवसर दिया। आगे वर्तमान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या किस एक जनगणना पर आधारित है, तो काफ़ी पुरानी है, 1971 की जनगणना के आधार पर आज भी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को रखा गया, जबकि ये संख्या और बढ़नी चाहिए। आगे है लोकसभा तथा राज्यसभा, लेकिन एक चीज़ और है, 2026 तक ये संख्या जो है अधिकतम कितनी हो सकती है, 550 हो सकती है, इसके ऊपर तो जा नहीं सकती है ना, लोकसभा में और राज्यसभा में अलग है। आगे देखिए लोकसभा तथा राज्यसभा में गणपूर्ति कितनी है, तो कोरम जो होता है दोस्तों, ये हमेशा कुल सदस्य संख्या का 1/10 अगर आए हैं तो कोरम मान लिया जाता है, गणपूर्ति तब जो है काम चलता है आगे, नहीं तो फिर बंद कर दिया जाता है। आगे संसदीय सदस्य बनती है, कैसे बनती है, तो याद रखो लोकसभा राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, जब ये तीनों मिलते हैं तब जाके संसद बनता है, ठीक है, खाली लोकसभा राज्यसभा से संसद नहीं बनता है। आगे लोकसभा में स्थान कितना है, तो 42 सीट आंध्रा की है, और अच्छा एक मिनट यहाँ पे मैच करना है ना, अच्छा पश्चिम बंगाल भी ठीक है, असम में 14 है, पंजाब में 13 है, तो ये सब याद रखिए, सही अपने आप में है, ठीक है। आगे है यही तो दे रहा था अभी पीछे, पश्चिम बंगाल और आंध्रा में 42। आगे कौन सी शक्ति लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त है, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, कौन सी शक्ति लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त है, तो एक तो जो धन या वित्त विधेयक था वो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा है धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, इसको पूरा पावर लोकसभा के पास होता है, और मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में भी पूरा पावर लोकसभा के पास होता है, इसी वजह से लोकसभा क्या होता है, हैवी पड़ जाता है राज्यसभा पर। आगे लोकसभा के अनुसूचित जातियों के लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों सर्वाधिक आरक्षित सीटें, और अनुसूचित जनजाति के लिए आई थिंक एमपी है, ठीक है। आगे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक पारित होना होता है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, ऐसा नहीं कि दोनों को बुलाया गया है तो विशेष बहुमत की जरूरत पड़े, साधारण बहुमत से भी पास हो जाएगा, ठीक है। कौन सा लोकसभा का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है, तो ये अगर जिला वाइज देखेंगे तो कच्छ का रण है, लेकिन अगर लोकसभा का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र देखेंगे तो लद्दाख है, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए केवल बढ़ाया जा सकता है, और ऐसा बताया गया 83(2) में, अनुच्छेद 83(2) में बताया गया। ऐसा नहीं कि लोकसभा कार्यकाल हर बार जो है बढ़ाते जाओ ये बता कि आपातकाल लग गया, नहीं, ऐसा नहीं। आगे लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें, ठीक है, अगर एससी है तो एससी के लिए यूपी में, और एसटी के लिए जो है एमपी में है, ठीक है। आगे है यहाँ बोल भी रहा है अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या झारखंड में 5, मध्य प्रदेश में 6, छत्तीसगढ़ में 4 है। आगे अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग या संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए संसद कानून बना सकती है क्या, तो बिना किसी राज्य की सहमति से बना सकती है, और ऐसा बताया गया अनुच्छेद 253 में। अरे बहुत सारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री लोग बाहर जाते हैं तो आप देखेंगे विदेशों में जाकर के विदेशी कंपनियों से या किसी विदेशी राष्ट्र से वो संधि कर लेते हैं कि आप आइए हमारे यहाँ फला जगह पर आपको ये काम करने देंगे, तो ऐसा नहीं कि उनको राज्य से पूछने की ज़रूरत पड़े, ठीक है, उन्होंने संधि कर लिया तो अपने हिसाब से काम करेंगे, राज्य उसमें कोई टांग नहीं अड़ा सकता है। ये क्वेश्चन कई बार पीसीएस में आ भी चुका है। आगे कोई धन विधेयक जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो, पारित समझा जाएगा अथवा नहीं, बताना है आपको। तो लोकसभा इसे अगर दोबारा संशोधन को स्वीकार या अस्वीकार करता है तब जो है पारित कर सकता है। तो सिंपल सी बात है। अरे एक लाइन की बात याद रखिए यार, देखिए जैसे 2 भाई हैं तो कोई मुद्दा कैसे पास होगा, जब दोनों राजी होंगे तभी पास होगा। जैसे मान लो पहले ने पास कर दिया, दूसरे के यहाँ अगर कैंसिल कर दिया तो बातें खत्म हो जाएगी, या दूसरे ने संशोधन के लिए बोला और पहला वाला मान गया कि ठीक है हम संशोधन करेंगे, तब भी पास हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरा वाला संशोधन करने के लिए बोला और पहला वाला नहीं मान रहा तो कैंसिल हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना, मेजॉरिटी होनी चाहिए, बस इतना सा बात आप याद रखो, कोई इसमें बहुत कठिन शब्द नहीं है। और आगे है 1 वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, तो कम से कम 2 बार, और वो भी 6-6 महीने के अंतराल पर 2 बार बैठक होना जरूरी है। अधिकतम गैपिंग कितनी हो सकती है, 6 महीने की। तो ऐसा बताया गया, अनुच्छेद 85 में बताया गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी करते हैं, और कल भी 1-2 दिन में चलाऊंगा इस पॉलिटी वाले सीरीज को, ताकि आपका
रिवाइज हो जाए और इसके बाद हम लोग पॉलिटी को भी स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपके चैनल पे किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है तो प्लीज़ आप विजिट करिए और हमारे चैनल पे, और एडवर्टीजमेंट को आप स्किप मत किया करिए, ठीक है। देखो, बहुत लगन से, मन से आपके लिए बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। कई दिन से शाम वाला वीडियो मैं नहीं अपलोड कर पा रहा था, तो आज मैंने कहा कि चलो कुछ ना कुछ तो कराते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करना है। सामने आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। हालांकि योगी जी ने तो बहुत सारा रोक लगा दिया, बट उससे हमें मतलब नहीं है। और आप अपनी तैयारी एकदम परिपूर्ण रखो, अच्छे से रखो, ताकि आप एग्ज़ाम अच्छे से दे सको, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।